नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी नैतिक चेतना के विकास की, और हमने कोहेलबर्ग का सिद्धांत देखा था जिसमें 6 स्टेप्स देखे थे किस प्रकार से नैतिक चेतना का, नैतिक बुद्धि का, नैतिक समझ का विकास होता है बचपन से लेकर और 18-20 साल की आयु तक। तो उसके 6 स्टेप्स हमने समझे। वो प्रश्न आपके पूछ भी लिया जाता है और नैतिक चेतना के नाम से भी, कभी नैतिक बुद्धि के नाम से, कभी नैतिक समझ के नाम से, कि किस प्रकार से मनुष्य में इसका विकास होता है। आज हम जो है थोड़ा सा, जैसा हम नीति शास्त्र की परिभाषा में पहले बात करते आए कि किसी भी कर्म का या किसी मनुष्य के चरित्र का जो मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन का आधार क्या है, हम कैसे डिसाइड करें कि कोई भी चीज, कोई भी मामला नैतिकता के दायरे में आता है। जैसे पीछे के एक वीडियो में हमने देखा भी था कि जब नैतिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हैं, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी 3 हमने आवश्यक शर्तें देखी थी: व्यक्ति, विवेकशीलता और स्वतंत्रता। जिसमें ये, जैसे व्यक्ति हो उसमें विवेकशीलता और स्वतंत्रता हो, संकल्प की स्वतंत्रता हो, तब हम उसको उसके कर्म के लिए नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी मानते हैं। यहां आज जो हम बात कर रहे हैं वो नैतिकता के निर्धारक तत्वों की बात प्रारंभ कर रहे हैं कि मॉरलिटी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कैसे हम नैतिकता का निर्धारण करते हैं किसी कर्म के बारे में, उसकी बात हम यहां पर करेंगे। सामान्यतया 6 प्रकार के निर्धारक तत्व माने गए हैं, पर यदि हम आगे बढ़ेंगे और जैसे समझेंगे इनको, तो ये अल्टीमेटली एक दूसरे में जो है समाहित हो जाते हैं और लास्टली जो है 2 या 3 मूलभूत निर्धारक ही शेष रहते हैं। पर जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको नैतिकता के निर्धारक तत्वों में पूरे 6 निर्धारक तत्व जो है उनकी सबकी व्याख्या करनी है, और सामान्यतः 50 शब्दों में या 100 शब्दों में जो प्रश्न पूछा जा सकता है, और 20 शब्दों में पूछा जाता है तो आप ये 6 निर्धारक तत्व लिख सकते हैं। पहला जो निर्धारक तत्व है, कर्ता। हमको कर्ता की स्थिति देखनी है कि हम नैतिक कर्ता किसे मानेंगे, क्योंकि जब तक कोई किसी कर्म का कर्ता नहीं है जिसको हम नैतिक कर्ता मान सकते हो, तब तक उस कर्म को नैतिकता के दायरे में नहीं लाया जा सकता। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी कर्म का जिसको हम कर्ता की संज्ञा दे रहे हैं नैतिकता के संबंध में, उस कर्ता होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कि सबसे पहले, जैसा कि पीछे की क्लास में भी हमने देखा था, उसको व्यक्ति होना आवश्यक है। और जैसा कि मैं पहले ही बता के आ चुका कि व्यक्ति किसके संदर्भ में कहा जाता है, समाज के संदर्भ में, अर्थात उसका समाज में निवसित होना आवश्यक है, वो समाज में रहता हो। इसमें ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, पहले भी समझा चुका मैं। दूसरी जो बात है, इस व्यक्ति का क्या होना जरूरी है, विवेकशील होना जरूरी है। इसमें विवेकशीलता अर्थात उचित अनुचित का बोध होगा। इसको धर्म अधर्म का बोध हो, उचित अनुचित का बोध हो, सही गलत का ज्ञान हो, अच्छे बुरे का ज्ञान हो, वो विवेकशीलता इसमें होनी चाहिए। अंतर करना आना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है।
और साथ में संकल्प की स्वतंत्रता हो। ये तीन चीजें, व्यक्ति हो, विवेकशीलता और स्वतंत्रता हो। मान लो किसी के पास स्वतंत्रता नहीं है और उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था, एक विकल्प एक ही मौजूद था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो उस कर्म के लिए उत्तरदायी होगा। तो किसी व्यक्ति को कर्ता मानने के लिए ये तीन चीजें जरूरी है, तब वो किसी कर्म का कर्ता कहलाएगा। तो जब भी नैतिकता का निर्धारण करते हैं तो कर्ता की स्थिति को देखना जरूरी है। हम किसी छोटे बच्चे को कर्ता नहीं मान सकते क्योंकि उसमें विवेकशीलता का विकास नहीं हुआ। हम किसी समाज से बाहर रह रहे अकेले आदमी को भी कर्ता नहीं मान सकते क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो मनुष्य है और समाज से बाहर है। फिर जिसमें स्वतंत्रता नहीं है, संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है या फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, तो उसको भी हम कर्ता की संज्ञा नहीं दे सकते। तो जब कर्ता का निर्धारण होता है कि हम किसे कर्ता कहें, तो हमें ये देखना जरूरी होता है। और इसीलिए बच्चा हुआ, विमंदित बालक हुए या विमंदित व्यक्ति हुआ, कोई मेंटली रिटार्डेड है, पागल व्यक्ति है या किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई अवसादग्रस्त है जिसके कारण, बीमारी के कारण वो ऐसा कर्म उसने कर दिया, तो हमें देखना जरूरी कि उसके कर्म को नैतिकता के दायरे में हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई पागल व्यक्ति है, उसने कोई कर्म कर दिया और वो सामान्य व्यक्ति करता तब तो वो नैतिकता के दायरे में आता, पर वो किसी पागल व्यक्ति ने, मूड व्यक्ति ने किया है तो वो नैतिकता के दायरे में नहीं आ सकता। तो कर्ता की स्थिति, कर्ता एक सामान्य व्यक्ति है या नहीं है, ये देखना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी जो चीज है वो है कि जो भी कर्म करते हैं हम, उस कर्म का कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ता है, कोई ना कोई अफेक्ट पड़ता है किसी पर। तो दो तरह के लोग हो सकते हैं। अब ये प्रभाव जो है वो व्यापक प्रभाव भी हो सकता है और सीमित प्रभाव भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है किसी पर। तो यहां पर प्रभाव किस प्रकार का पड़ रहा है, सकारात्मक पड़ रहा है या नकारात्मक पड़ रहा है, यह भी देखना आवश्यक है कि कर्ता ने जो कर्म किया है उससे या तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो शुभ होगा या अशुभ होगा, या तो उचित होगा या अनुचित होगा। तो प्रभाव कैसा पड़ा, इसी पे हमारी ये सारा मूल्यांकन निर्भर करता है कि वो प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक है। अर्थात प्रभावित जो है वो प्रभावित लाभार्थी है या कि विक्टिम है, पीड़ित है या कि उससे कुछ लाभ मिला है। तो जो विक्टिम है या बेनिफिशियरी है, उनका भी ध्यान रखना आवश्यक है नैतिकता का निर्धारण करने के लिए कि किस प्रकार का प्रभाव पड़ा और जिन पर पड़ा वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो पीड़ित हैं या कि उन्हें कुछ लाभ हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म तो व्यक्ति ने किया अच्छे उद्देश्य से, पर प्रभाव कैसा पड़ गया, नकारात्मक। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं गलत उद्देश्य से कर्म कर रहा हूं पर उसका प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति संभव है। जैसे मैं किसी का सिर फोड़ने के उद्देश्य से उस पर लाठी से वार करता हूं, उसका सिर फूट जाता है, वो अस्पताल में भर्ती रहता है, उसको एक समस्या थी मस्तिष्क से रिलेटेड, कोई दिमागी, उस सिर फूटने से वो जिस समस्या से जूझ रहा था
वो समस्या समाप्त हो जाती है। अर्थात वो जब ठीक होता है तो जिस बीमारी से पीड़ित था वो बीमारी भी दूर हो जाती है उसकी। तो मेरे द्वारा किया गया जो कर्म है उसमें उद्देश्य तो मेरा क्या रहा, सिर फोड़ने का, पर उसको क्या हुआ, अल्टीमेटली लाभ हुआ। अल्टीमेटली उसको उस बीमारी से निजात मिल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि जहां इंटेंशन ठीक होता है, अच्छा करने के उद्देश्य से किया पर बुरा हो गया, और जहां बुरा करने के उद्देश्य से हुआ वहां अच्छा हो गया। तो पीड़ित और लाभार्थी की स्थिति भी देखी जाती है। पर यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो समझने की है कि अल्टीमेटली इसके संदर्भ में इंटेंशन को भी देखा जाता है, पर्पस को भी देखा जाता है कि मैंने किस पर्पस से, किस इंटेंशन से वो कर्म किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने गलत इंटेंशन से किया परंतु परिणाम क्या निकला, अच्छा निकला, तो हम उसको नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी उस रूप में, अच्छे रूप में ही मानेंगे, या उसके कर्म का मूल्यांकन इस प्रकार से करेंगे कि उसने ठीक कर्म किया। ऐसा क्योंकि क्लैशेज आएगा कि उसका उद्देश्य तो अल्टीमेटली क्या था, गलत था। पर फिर भी जब नैतिकता का निर्धारण करते हैं तो हम उस स्थिति को देखते हैं, उस पर विचार करते हैं कि जिस पर प्रभाव पड़ा है उसकी स्थिति कैसी है। तो ये जो है सेकंड बिंदु है कि प्रभाव कैसा पड़ा, इंटेंशन क्या था और किस प्रकार का प्रभाव पड़ गया। तीसरा जो है एक्शन, जिसको कर्म कह रहे हैं हम, कि जो कर्म किया गया है उस कर्म का स्वरूप कैसा है, कर्म का करने के पीछे उद्देश्य क्या है, यह अलग बात है। कर्म से क्या परिणाम निकला, ये दूसरी बात है। पर अपने आप में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहे जा सकते। जैसे मैं पहले भी ये उदाहरण दे चुका कि बहुत छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को आप किसी भी एंगल से ठीक करार नहीं दे सकते। वो कर्म अपने आप में ही अनुचित कर्म है। तो वहां पर कर्ता का जो उद्देश्य है वो भी गलत है, और जो उसका परिणाम निकला वो भी गलत है। वहां पर दोनों ही चीजें गलत होंगी। इसीलिए अपने आप में अल्टीमेटली कुछ कर्म गलत ही होते हैं। जैसे बिना किसी कारण के किसी की हत्या कर देना, कोई कारण नहीं, कोई मोटिव नहीं उसके पीछे, पर आपने जबरदस्ती किसी की हत्या कर दी, या अपने स्वार्थ के लिए नरसंहार किया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिनको अपने आप में उचित नहीं माना जा सकता उस कर्म को। तो कर्म को के स्वरूप को भी देखना आवश्यक है कि कर्म का स्वरूप वास्तव में कैसा है। उसमें अपने आप ही कर्म स्वयं ही कहता है कि मैं उचित हूं और मैं अनुचित हूं। चौथा जो है वो है परिणाम, कि जब हम नैतिकता का निर्धारण करते हैं तो हम परिणाम का भी विचार करते हैं कि अल्टीमेटली परिणाम क्या निकला। अब जैसे यहां पर जो हम बात कर रहे थे प्रभावित, तो प्रभाव में हम नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार के प्रभावों की जो बात कर रहे थे, तो प्रभाव क्या है अल्टीमेटली, प्रभाव जो है कि अल्टीमेटली परिणाम क्या निकला। तो बहुत सारे विचारक ऐसे हैं, आगे हम बात करेंगे जब नीति शास्त्रीय मानक और विभिन्न दृष्टिकोणों की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे कि वो केवल और केवल परिणाम पर ही फोकस करते हैं कि किसी कर्म का परिणाम अंततः क्या निकला,
उसी के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करते हैं। पर जब हम ओवरऑल नैतिकता के निर्धारण की बात करते हैं तो हमें सभी चीजों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। उनमें परिणाम भी एक है, परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की हम जो कर्म किया है उससे क्या परिणाम निकला। तो परिणामों का भी ध्यान रखा जाता है, परिणामों को देखा जाता है कि क्या परिणाम निकला। पांचवा जो है वो है उद्देश्य, पर्पस। क्या है कर्म करने का, कर्ता का क्या उद्देश्य है, उसको देखा जाता है। उसमें दो प्रकार की बात की जाती है। एक्चुअल में जिसको हम पर्पस कह रहे हैं, वो पर्पस जो है उसमें दो चीजें हैं, प्रेरणा और इंटेंशन। प्रेरणा अर्थात मोटिव, और इंटेंशन है अभिप्राय, किस इंटेंशन से किया। ये दो चीजें हैं। अब कर्म के पीछे का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में दो तरीके से चीजें छिपी होती हैं कि कर्म की प्रेरणा क्या थी और कर्म का इंटेंशन क्या था। इन दोनों में भेद समझना आवश्यक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल लॉज में जब किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई केस चलता है, हत्या का, किसी चोरी का या अपहरण का या बलात्कार का या किसी और घटना का, तो वहां पर ये दोनों चीजें देखी जाती हैं, प्रेरणा भी और अभिप्राय भी। विधि में प्रेरणा किसी कर्म को करने के पीछे का वो मूलभूत कारण है जो कि हमारे किसी इमोशनल पैटर्न से रिलेटेड होता है। कहीं ना कहीं कोई बिलीफ है और उस बिलीफ के साथ में कोई इमोशनल पैटर्न जुड़ा हुआ है जो कि उस कर्म की क्या बनता है, प्रेरणा बनता है। और इंटेंशन क्या होता है फिर? तो इंटेंशन जो होता है वो वह उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए वो मनुष्य वो कर्म करता है और सोच समझकर सचेतन रूप में करता है, उसको इंटेंशन कहते हैं। अर्थात इसमें सोचा हुआ है, सोच समझकर पूर्ण विवेक के साथ में कि मुझे ये कर्म करना है, तो मेरा इस कर्म करने के पीछे ये सचेतन उद्देश्य है, कॉन्शियस पर्पज है, उसको हम कहते हैं इंटेंशन। किस इंटेंशन के साथ किया। तो प्रेरणा में और अभिप्राय में आपको मोटा मोटा अंतर समझ में आया होगा। जैसे कोई चोर चोरी करता है तो चोरी का इंटेंशन अलग चीज है और चोरी करने का मोटिव अलग चीज है कि किस मोटिव से किया। मोटिव सदैव कोई ना कोई इमोशन को, किसी न किसी भाव को, संवेग को इन्वॉल्व करता है कि उसकी कोई जो है बेसिक नीड है जिससे जुड़ा हुआ कोई इमोशन है, वो इमोशन उसको ट्रिगर कर रहा है वो कर्म करने के लिए। तो जहां कोई इमोशन या कोई संवेग ट्रिगर करता है कोई काम करने के लिए, तो वो मोटिव कहलाता है। और फिर उस चोरी की घटना को वो बहुत सोच समझकर जानबूझकर अंजाम दे रहा है कि मुझे ये मेरी आवश्यकता है या कुछ है, और ये मेरा जो भाव है जिससे ट्रिगर हो रहा है, उसकी पूर्ति कब होगी, वो बहुत सोच समझकर सचेतन मस्तिष्क से वो कर्म करने का निर्णय लेता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति इस तरीके से होगी, वो कहलाता है इंटेंशन। इस प्रकार से ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं और लॉ के अंदर तो इनको अलग अलग करके देखा जाता है,
नीति शास्त्रीय परंपरा में इसको हम सामान्यतः उद्देश्य या इंटेंशन कह देते हैं। पहले मैंने पीछे की क्लास में इसीलिए आपको मनुष्य के इमोशनल पैटर्न्स भी समझाए थे कि जैसे हम कभी कभार बिना सोचे समझे इमोशंस से गवर्न हो जाते हैं अचानक, और वो इमोशन हमसे एक्शन करवा देता है और हम उस एक्शन के बारे में पूरी तरह सोच भी नहीं पाते। जैसे क्रोध आता है किसी बात को लेके तो वो एक्शन में तब्दील हो जाता है और बाद में हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं था। जैसे किसी से लड़ाई हो गई और अचानक आपने उसका मतलब हाथापाई हो गई और गलती से उसका ऐसी जगह लग गई जहां पे उसको चोट पहुंची, या तो वो क्रोध के कारण वो हो गया, पर वहां पर सचेतन उद्देश्य नहीं था। वहां मोटिव तो क्या था, वो ट्रिगर हो गया, पर इंटेंशनली उसने ऐसा नहीं किया। जैसे कभी कभार बचाव में भी मनुष्य ऐसा करता है कि वो नहीं चाहता नुकसान पहुंचाना, उसका उद्देश्य नहीं था, पर हो जाता है। तो उसको फिर क्या करते हैं हम, एक अलग से वो देखते हैं सरकमस्टेंसेस क्या थे, परिस्थिति क्या बनी। आप देखेंगे बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पे अपने बचाव के लिए वो लड़ता है और लड़ने के दौरान जो है उस सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो वो इंटेंशनली उसने नहीं मारा, पर परिस्थिति ऐसी बन गई कि बचाव के कारण वो कर्म उससे घटित हो गया। तो जब नैतिकता का निर्धारण करते हैं तो परिस्थिति को भी देखा जाता है कि क्या सरकमस्टांसेस बने। उन सरकमस्टांसेस के आधार पर ही तय होता है कि उसे कर्ता को उस कर्म के लिए नैतिक दृष्टि से रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या उस कर्म को नैतिकता के दायरे में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। ये परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार ये 6 अलग अलग वो हैं, पर आपने जब ये समझा इसको तो हम मोटे तौर पे देखें तो जो मूल चीज है वो क्या है, क्योंकि परिस्थिति बनी ऐसी, उद्देश्य गलत नहीं था पर फिर भी गलत कर्म हो गया। परिणाम की जब हम बात करते हैं तो प्रभावित की जब बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में प्रभावित और परिणाम ये दोनों भी एक दूसरे में सबज्यूम हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो प्रभावित है उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं। पर क्लैशेज कहां आते हैं, क्लैशेज ऐसी जगह आते हैं जहां पे हम किसी एक पैरामीटर के आधार पे नैतिकता के निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, और जब जैसे कुछ परिणामवादी हैं तो परिणाम के आधार पे नैतिकता का निर्धारण कर रहे हैं, पर वो कर्ता के उद्देश्य पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि कर्ता का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। ये कभी कभी कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही किसी भी एंगल से ठीक नहीं होते, तो उसके लिए तो हम सीधे कह देते हैं कि भाई कर्म को देख लो, पर उस कर्म में भी अल्टीमेट क्या है कि न तो कर्ता का उद्देश्य ठीक है और न उसका परिणाम ठीक निकला। तो अंततः दो बातें महत्वपूर्ण जो है, चाहे वो परिस्थिति हो चाहे वो प्रभावित हो, उद्देश्य और परिणाम पर आकर सिमट जाती हैं कि या तो परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करेंगे या इंटेंशन देखेंगे उसकी। ये दोनों चीजें हम देख कर करेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि इंटेंशन जो है वो अल्टीमेटली परिणामों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कैसे है वो एक उदाहरण से समझते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे विभिन्न नैतिक मानकों की, नीति शास्त्रीय सिद्धांतों की,
तो इन्हीं निर्धारक तत्वों के आधार पे 4-5 प्रकार के नैतिक सिद्धांत, नैतिक दृष्टिकोण विकसित हुए, उनकी बात करेंगे। यहां पर जो समझने की बात है वो ये कि परिणाम और उद्देश्य में से कैसे उद्देश्य जो है वो परिणाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक कोई आतंकवादी है, वो कहीं पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम प्लेस करता है, बहुत सारे लोगों को मारने का उसका उद्देश्य है, और इस इंटेंशन के साथ में वो कर्म को अंजाम देता है। बम फट भी जाता है, पर अल्टीमेटली जिस जगह पर बम प्लेस किया गया वहां पर बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद भी कोई हताहत नहीं होता और सब सुरक्षित बच जाते हैं। किसी प्रकार का कोई गलत परिणाम नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में जब वो आतंकवादी पकड़ा जाता है तो क्या, यदि हम केवल परिणाम के आधार पर देखेंगे तो परिणाम तो गलत नहीं निकला, फिर हम उसको क्या नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं मानेंगे? या विधिक दृष्टि से यदि वो आतंकवादी पकड़ा गया तो बम लगाने के उसने इस इंटेंशन के साथ में कि बहुत सारे लोगों को उसे हत्या करनी, मारना है, इस इंटेंशन के साथ में किया, तो उस पर क्या अभियोग दर्ज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वहां पर उसका क्या देखा जा रहा है, पीछे जैसे हमने देखा मोटिव और इंटेंशन देखा जाए। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य गलत था, बल्कि भले ही परिणाम जो वो चाहता था वो ना निकला हो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण जो है कि एक चिकित्सक है। चिकित्सक जो है वो एक मरीज का इलाज कर रहा है। मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, वो अपनी तरफ से जितना उसको चिकित्सा का ज्ञान है और जितने संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों का और उस ज्ञान का समुचित प्रयोग करते हुए वो उसको पूर्णतः बचाने की कोशिश करता है, और फिर भी वो मर जाता है। रिजल्ट क्या निकला? मर गया। तो परिणाम के आधार पर देखेंगे तो चिकित्सक ने क्या किया? चिकित्सक का कर्म क्या था? गलत, क्योंकि अल्टीमेटली तो बचाना था उसको, पर वो मर गया, चिकित्सा के दौरान मर गया। तो यहां पर आपके स्वयं के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि दो उदाहरण मैंने दिए, उसमें चिकित्सक का जो उदाहरण है उसमें आप क्या सॉरी ये कह पाएंगे कि चिकित्सक ने गलत किया? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? उस चिकित्सक के इंटेंशन पर, क्योंकि उसका इंटेंशन सही था, बचाने का इंटेंशन था, न कि मारने का इंटेंशन था। पर वहीं आतंकवादी के उदाहरण में क्या है? इंटेंशन क्या था? मारने का इंटेंशन था। यह अलग बात है कि लोग बच गए, पर फिर भी उसे इस इंटेंशन के कारण बम जो लगाया उसने, उसकी सजा उसे मिलेगी। तो इन दोनों में से भी जब हम परिणाम और उद्देश्य की बात करते हैं तो अंततः सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है नैतिकता के निर्धारण में, वो है किसी व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। तो आपको समझ में आ गई होगी। और जब एग्जाम आए तो एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वो पूरे 6 के 6 मानक जो हैं वो लिखने हैं, निर्धारक तत्व। और ये भी आ जाए कभी इस प्रकार का क्लैशेज कि परिणाम और उद्देश्य में से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है,
तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण समझाया, और आप दुनिया का किसी प्रकार का उदाहरण यदि अप्लाई करेंगे इस पर, जहां परिणाम और उद्देश्य में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उद्देश्य ही ज्यादा महत्वपूर्ण मिलेगा आपको। हाँ, ये जरूर है कि हमको परिणाम पर भी ध्यान देना है, हमको और चीजों पर भी ध्यान देना है, पर यदि सब में सबसे महत्वपूर्ण की बात आए तो इंटेंशन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम, और आगे हम बात करेंगे, बहुत सारे दार्शनिक जो हैं, बहुत सारे नीति शास्त्री इंटेंशन को ही महत्वपूर्ण मानक मान रहे हैं नैतिकता के निर्धारण का, जिनमें मैं आगे बताऊंगा आपको, जिसमें मुख्य दार्शनिक कांट हैं, आपके रॉल्स हैं, नॉजिक हैं, और आपकी भगवत गीता का सिद्धांत है परिणाम निरपेक्षता का। ये बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनकी बात हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।